दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार से संबंधित रहेंगे। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की सुबह अपने जो डेली सुबह 8 बजे अपने जो क्लासेस होते हैं वो कल की क्लास नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूं, किसी कारणवश कल की सुबह क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन अपनी शाम को प्रश्नोत्तरी ज़रूर होगी, वो भी ध्यान रखना। तो कल सुबह अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन परसों यानी अगले दिन नेक्स्ट दिन ज़रूर अपनी क्लास वापस रेगुलर हो जाएगी। तो कल किसी कारणवश से अपनी क्लास नहीं हो पाएगी। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आप कितना स्कोर उनमें अचीव कर पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देते रहे। तो चले दोस्तों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है ये आपको बताना है। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा होता है वो वसा में घुलनशील होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के, ये विटामिन बाकी जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर फर्स्ट और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी फैटी एसिड जो वसा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यहाँ पे ये बताना है वसा के अंदर घुलने वाले विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों, वसा में, इससे पहले में अगर आपने पहले प्रश्न का सही तरीके से अगर आपने सुना है तो उसमें भी मैंने इसका उत्तर बता दिया था। तो वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन, उपरोक्त सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन रहेंगे। सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? यह आपको बताना है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, यानी विटामिन ए का रिच स्रोत कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का, गाजर के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये आपको बताना है। शरीर के अंदर ऊर्जा देने के लिए प्रमुख यानी मेन जो सोर्स है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है ये आपको बताना है। और दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते अपने प्रश्नों का जवाब भी देते रहें और लास्ट में जरूर बताइए आपने 30 में से कितना स्कोर अचीव किया वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो जरूर बताते रहे। और इसके अलावा भी अगर आपके विचार कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको अपन अमल में ला सके, वो भी ज़रूरी है। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ये प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। यानी सबसे पहले और फास्ट ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट काम करता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा नहीं है? यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात रहे, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्वों में अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। तो इनमें से ऊर्जा प्रदान कौन नहीं करता है, यानी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये आपको बताता है एनर्जी प्रदान नहीं करने वाला जो पोषक तत्व है वो कौन सा है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 और इम्पोर्टेंट भी रहेगा।
तो ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाला जो अपना पोषक तत्व है। और प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन ऊर्जा या एनर्जी नहीं देते हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी अगर अपन देखें तो प्रोटीन भी ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन एक अपवाद के रूप में प्रोटीन ऊर्जा देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देती है, इसके बाद में वसा ऊर्जा देती है, लेकिन वसा पर जाने से पहले यानी कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होने के बाद वसा पे जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए प्रोटीन ऊर्जा देते हैं, इसलिए प्रोटीन को यहाँ पे ऊर्जा के लिए सम्मिलित किया गया है, लेकिन विटामिन ऊर्जा या नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, विटामिन ए, बी, के और डी। तो इसमें से सही आंसर निकल के आएगा प्रश्न नंबर 6 का विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों विटामिन डी, जो कि हार्मोन भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात भोजन में कितना होना चाहिए? ये आपको बताना है कि बैलेंस डाइट के अंदर इनका अनुपात क्या होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, ये बताना है आपको। और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि शरीर में अगर भोजन है तो भोजन में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होनी चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। उसके बाद में मात्रा किसकी होती है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फिर किसकी मात्रा होती है, तो वो वसा और प्रोटीन। इस प्रकार इनमें से इनका अनुपात क्या रहेगा? तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 4:1:1, यानी कार्बोहाइड्रेट के 4 अणु, प्रोटीन के 1 अणु और वसा का 1 अणु, इस अनुपात के अंदर भोजन में इनकी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात 4:1:1 का इनका रेशियो होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। और जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट करके बताते रहिए कि आज की प्रश्नोत्तर भी आपको कैसी लगी, और जो प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड आपके जो रेस्पॉन्स, आपकी जो जवाब और आपका जो सहयोग मिलता है वो बहुत ही ऊर्जावान होता है। वो आपके जो सहयोग मिल पा रहा है वो बहुत ही और वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, यानी कौन सा विटामिन काम करता है। यहाँ पे ये पूछा गया है रक्त का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, जवाबदेही होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, ये आपको बताना है। और बहुत से बार पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न दोस्तों, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रश्न नंबर 8, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयुक्त होता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, शरीर का बॉडी बिल्डर आहार किसे कहा जाता है? शरीर का बॉडी बिल्डर आहार किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। शरीर का बॉडी बिल्डर आहार किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है, यानी शरीर का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, ये बताना है। और प्रश्न नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो शरीर का बॉडी बिल्डर आहार प्रश्न नंबर 9, और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर आहार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटीन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके आहार में सबसे ज़्यादा, बच्चों के आहार में किसकी मात्रा होनी चाहिए? छोटे बच्चों के आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न निकल के आएगा अपना प्रश्न नंबर 10। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों अपना, नाइट्रोजन तत्व किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन तत्व किसमें पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन तत्व किसमें पाया जाता है, ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो ये भी अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन और खनिज लवण। तो इनमें से चारों में से किस में पाया जाता है? तो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन में पाया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको बताना है। वापस बताऊँ दोस्तों, जो नाइट्रोजन तत्व है किस में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन तत्व प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों अपना, हड्डियों का कमज़ोर होना कौन सा रोग होता है? हड्डियों का कमज़ोर होना कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। हड्डियों की कमज़ोरी कौन से रोग के अंदर आती है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अपन रोग से संबंधित प्रश्नोत्तरी अलग से लेकर आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि हड्डियों की कमज़ोर होना कौन से रोग के अंदर आता है। तो दोस्तों इसके अंदर सही आंसर रहेगा तो हड्डियों की कमज़ोरी होना वो रिकेट्स रोग के अंदर आता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों रिकेट्स। और ये कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे अपन कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। और दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास अपनी सुबह 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट डे से अपनी फिर से रेगुलर क्लासेज रहेगी। और अपना नेक्स्ट डे टॉपिक रहेगा टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता से रिलेटेड, जहाँ से दो या इससे भी ज़्यादा निश्चित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन सुबह 8 बजे नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, वो टूर्नामेंट लेकर आएंगे, लेकिन कल अपनी डेली क्लासेज नहीं हो पाएगी किसी कारणवश। तो चले दोस्तों इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा तो हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा, वसा का पाचन कौन से अंग में होता है? ये आपको बताना है कि जो लिपिड होती है उसका पाइसीकरण वसा का पाचन कौन से अंग में होता है? ये आपको बताना है कि ये पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे डाला गया है। तो वसा का पाचन कौन से अंग में होता है, ये आपको बताना है। तो छोटी आंत, यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, यकृत, तो इनमें से कौन से अंग में वसा का पाचन होता है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12, छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दे रहे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, शरीर को कितनी विटामिनों की आवश्यकता होती है? तो ये बताना है कि शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो कितने विटामिनों को आवश्यकता शरीर को होती है, तो इससे मैं आपको बता दूं इससे कि अलावा कि शरीर को टोटल 22 विटामिन की आवश्यकता होती है दोस्तों। उनमें से 9 विटामिन शरीर को अपने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर को बाहरी से कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है कि जो शरीर को कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है 22 में से। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका आंसर भी रहेगा 13 विटामिनों की आवश्यकता शरीर को होती है, जिनमें से अपन टोटल शरीर में 22 विटामिन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 13 विटामिन भी शरीर को एब्जॉर्ब होने पड़ते हैं, यानी बाहर से भी लेने पड़ते हैं, और बाकी विटामिन 9 इनटेक कर लेता है, शरीर खुद बना लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा शरीर को 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 14। और दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आज ये प्रश्नोत्तरी यानी कि बैलेंस डाइट संतुलित आहार से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, ये भी आप जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और इस कितने प्रकार की होती है ये, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है। और उसमें से मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट में पहला पॉलीसेकेराइड होती है, दूसरी मोनोसेकेराइड और तीसरी डाइसेकेराइड होती है। इस प्रकार 3 कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, जिसमें एक अणु होता है वो पॉलीसेकेराइड, 2 होते हैं वो डाइसेकेराइड और एक ज़्यादा होता है वो मोनोसेकेराइड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की, और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 14 का 3 प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना,
शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है कि शरीर को तुरंत यानी फास्ट एनर्जी कौन देता है, तुरंत एनर्जी कौन देता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन चारों ऑप्शंस के अलावा भी अगर इसमें अगर ऑप्शन होता कि ग्लूकोज वो शरीर को, तो ग्लूकोज शरीर को फास्ट एनर्जी देता है, लेकिन अपने को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है, ये बताना है इनमें से। तो दोस्तों इनमें से शरीर को फास्ट एनर्जी देने का काम कौन सा करता है, प्रश्न नंबर 15, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट शरीर को फास्ट एनर्जी यानी तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन अगर इनमें ऑप्शंस में ग्लूकोज होता तो कार्बोहाइड्रेट से पहले ग्लूकोज का नाम आता। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शरीर को तुरंत एनर्जी देने वाला तत्व कौन सा है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्नों का जवाब भी देते रहें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 16 देंगे दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो इससे संबंधित डिजीज यानी रोग कौन सा पैदा हो जाएगा शरीर के अंदर, ये बताना आपको। तो दोस्तों क्वाशियोरकोर, मरेस्मस, उपरोक्त दोनों और ऑस्टियोमलेशिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन शरीर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वाशियोरकोर और मरेस्मस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो प्रश्न नंबर उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर रहेगा, यानी क्वाशियोरकोर मरेस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों क्वाशियोरकोर और मरेस्मस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना, प्रोटीन विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों रासायनिक नाम पूछा गया है यहाँ पे, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप जरूर याद करके जाइए, क्योंकि एक प्रश्न विटामिन से रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, ये आपको बताना है कि 1 ग्राम वसा के अंदर कितनी कैलोरी मिलती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है ये पूछा गया है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सर्वाधिक एनर्जी देने के मामले में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा तत्व देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। लेकिन सबसे पहले एनर्जी कौन सा देता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, सही आंसर रहेगा दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा, भोजन की ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, भोजन की ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, ये आपको बताना है कि अपन जो भोजन लेते हैं और उसकी जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी शरीर में एनर्जी डेवलप होती है, वो किस में मापन किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि भोजन की ऊर्जा का मापन या इकाई क्या है। तो प्रश्न नंबर 19 और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम, किलो कैलोरी, ग्राम और सेंटीमीटर, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा भोजन की ऊर्जा का मापन इकाई रहेगा, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किलो कैलोरी भोजन की ऊर्जा का मापन इकाई है। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों किलो कैलोरी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यह आपको बताना है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे पहले दोस्तों अपन ने वसा के मामले में पढ़ लिया था कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो अपन ने 9.1 किलो कैलोरी देखा था वसा के अंदर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, और इसका सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों
4.1 किलो कैलोरी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना 21, प्रश्न नंबर 21। और आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप शेयर करते रहे ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। सूक्ष्म पौष्टिक आहार कौन से होते हैं ये आपको बताएं। जो माइनर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं ये आपको बताना है। सूक्ष्म पौष्टिक आहार कौन से होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन, इनमें से कौन सा अपन सूक्ष्म प्रोटीन आहार, सूक्ष्म पौष्टिक आहार के रूप में जान सकते हैं ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सूक्ष्म पौष्टिक आहार कौन से होते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों खनिज लवण को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। खनिज लवण को सूक्ष्म पौष्टिक आहार कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों सूक्ष्म पौष्टिक आहार खनिज लवण को कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है ये आपको बताना है। आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व चाहिए वो बताना है। तो दोस्तों आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 22 और वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आरबीसी के निर्माण के लिए। तो अगर आपने इससे संबंधित प्रश्न नहीं देखा है तो आप आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर जाकर रक्त यानी ब्लड से संबंधित क्लास देख सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आरबीसी का निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का कोबाल्ट धातु आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कोबाल्ट धातु। लेकिन इसमें आरबीसी के निर्माण के लिए लोहा भी उपयुक्त होता है, लेकिन इन ऑप्शंस में से यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट यानी इसको बोलते हैं विटामिन बी12 जिसे अपन साइनोकोबालमिन बोलते हैं। विटामिन बी12 कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बी12 और इसके बाद में बी9 भी आरबीसी के निर्माण में उपयुक्त होती है और फिर तीसरे नंबर पे लोहा आता है। इस प्रकार आरबीसी के निर्माण में 3 फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन बी12 कोबाल्ट धातु आरबीसी के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 23 रहेगा, कौन से विटामिन की कमी से प्लेग्रा रोग होता है ये आपको बताना है। प्लेग्रा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, पूछा भी गया है एक बार प्रश्न दोस्तों। तो विटामिन कौन कमी से प्लेग्रा रोग होता है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी5, विटामिन बी2, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्लेग्रा रोग के कमी से होता है ये आपको बताना है कि कौन सी विटामिन की कमी से प्लेग्रा रोग होता है ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन बी5 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेंटोथेनिक अम्ल जिसे अपन पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन बी5 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 रहेगा इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के बहुलक को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन के छोटे छोटे बहुलक होते हैं, टुकड़े होते हैं प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन को शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। तो इनको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर इनका पाइसीकरण यानी टूटना होता है। तो वो प्रोटीन के बहुलक क्या कहलाते हैं। जब प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर टूटने स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 24 प्रोटीन के बहुलक को क्या कहते हैं और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अमीनो एसिड। प्रोटीन के बहुलक को कहते हैं, सही आंसर रहेगा दोस्तों अमीनो एसिड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों अपन ने लगभग 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब तक आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप ज़रूर बताते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 25। और दोस्तों आपको मैं ज़रूर बता दूं कि प्रतिदिन की सुबह जो अपने 8 बजे क्लासेज होती है वो कल की क्लास नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, प्रति किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए ये यहाँ पे पूछा गया है कि पर केजी बॉडी वेट के अनुसार कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी चाहिए, कि प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम के हिसाब से शरीर के वजन के हिसाब से कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए ये बताया गया है
कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए वो पूछा गया है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15, तो इसके हिसाब से उसको 750 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो लेने ही चाहिए। बाकी ये कंपलसरी होता है कि प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, पोटेशियम की कमी किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि पोटेशियम की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वो किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करेगी, यानी किसकी वृक्क को कमज़ोर कर देगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोटेशियम की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो कौन से अंग की क्रियाशीलता को प्रभावित करेगी, उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगी। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पोटेशियम की कमी हार्ट की कार्य प्रणाली को यानी हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगी। कहीं ना कहीं ये हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो पोटेशियम की कमी यहाँ पे मस्तिष्क से रिलेटेड भी रहेगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करती है तो वो हृदय को करती है और उसके बाद में वो मस्तिष्क को करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पोटेशियम की कमी किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हार्ट की क्रियाशीलता हार्ट के वर्ग को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। पूछा भी जा चुका है दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों साइनोकोबालामिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो दोस्तों मैंने बताया इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों साइनोकोबालामिन। और इसमें धातु पाई जाती है वो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक होते हैं, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट किन यौगिकों से मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं बता दूं कार्बोहाइड्रेट में CHO यानी C6H12O6 ये इसका फैक्टर के रूप में काम करता है, ये आपको बताना है। इनका अनुपात ये रहता है, ये आपको ध्यान रखना है 6H12O6। और अगर इनको अपन डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा निकल के आएगा 1:1:2:1 यानी 1:2:1। ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसका अनुपात रहता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक होते हैं, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों उपरोक्त तीनों रहेंगे, वो भी 1:1 के रेशियो में रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। C6H12 और O6 के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर सेकेंड लास्ट रहेगा अपना 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन यानी एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी इसको बोल सकते हैं। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंटी स्टेरिलिटी एंटी फर्टिलिटी विटामिन किसे कहा जाता है, जो कि जनन क्षमता से संबंधित होता है। ये आपको मैं कीवर्ड के रूप में बता सकता हूँ कि एंटी स्टेरिलिटी जो कि जनन अंगों से संबंधित जनन क्षमता से प्रजनन क्षमता से संबंधित रहता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, जो कि जनन क्षमता से संबंधित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट रहेगा प्रश्न नंबर 30। लेकिन दोस्तों
मैं आपको बता दूं कि अपनी जो प्रतिदिन क्लासेज होती है, डेली क्लासेज सुबह 8 बजे होती है, वो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, ये भी आपको बता देता हूँ। और आज संडे को भी अपनी क्लास का ऑफ रहता है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। और आज की प्रश्न उत्तरी कैसी लगी वो भी बताइए, और 30 पे से कितना स्कोर आपने अचीव किया वो अभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, और आज की महत्वपूर्ण प्रश्न का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा विटामिन है जो आसानी से नष्ट, ईजीली वो ख़त्म हो जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 30 भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का, कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं, रासायनिक नाम में इसको एस्कोर्बिक अम्ल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन सी। और आपने दोस्तों अगर 30 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना स्कोर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर ले ताकि महत्वपूर्ण क्लासेज का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यानी कल शाम को, लेकिन अपनी कल सुबह क्लासेज नहीं हो पाएगी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में इतना ही, धन्यवाद।